पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था। अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रायः ये लेकर के भ्रम रहता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, हमेशा ये ध्यान देना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष होता है। तो हमेशा जब भी बनेगा अपवर्तनांक की परिभाषा या निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा, वो निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष बनेगा। यानी निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हम ले लें, कहा जाए एनजी का मतलब जैसे कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। जब कांच का अपवर्तनांक 1.5, इसे एनजी लिखा जाए चाहे एएनजी लिखा जाए, बात एक ही है, हमेशा वायु के सापेक्ष बनता है। जैसे लिख दिया जाए एनडब्ल्यू, तो एनडब्ल्यू का मतलब क्या, एनडब्ल्यू 1.33 ये होता है। तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो हम कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष कहा जाता है। तो परिभाषा भी अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि क्या है अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। वो परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक एनजी का मान 1.5 होता है। तो कांच का अपवर्तनांक कहा जाता है, लेकिन लिया जाएगा हमेशा किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एएनजी लिखा जाए चाहे एनजी लिखा जाए, बात एक ही है हमेशा, क्योंकि अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही बनता है। एएनजी बराबर 1.5, ऐसे एएनडब्ल्यू बराबर 1.33। ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से अपवर्तनांक होंगे। जैसे हम कहें वाइन यानी शराब का हम वाइन लिख दे रहे हैं, वो 1.44 ये शराब का अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष शराब का अपवर्तनांक जो बनेगा 1.44 बनेगा। तो ये अपवर्तनांक है जिसे हम निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष कहते हैं, और इसे हम यान से व्यक्त करते हैं। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, यान का जो मान होता है 1.003 होता है, 1.003 होता है। परंतु प्रयोग में हम n बराबर 1 लेते
ये ध्यान रखना कि n का जो वैल्यू होता है वायु का अपवर्तनांक, इसे n से व्यक्त करते हैं। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, परंतु प्रयोग में हम n बराबर 1 ही लेते हैं। तो ये हमने बता दिया। निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। इसका मान n का जो मान है 1.003, परंतु हम n बराबर 1 ही लेते। ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक की परिभाषा। अब हम बता रहे हैं दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक मान ले रहे हैं कि पहला माध्यम वायु है, वायु, दूसरा माध्यम कांच। माना पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है। तो हम जान रहे हैं कि अविलंब और आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। तो हम मान ले रहे हैं कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, मतलब हम लिख सकते हैं ANG बराबर स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर। क्योंकि प्रकाश का जो पथ होता है उत्क्रमणीय होता है, यानी प्रकाश फिर अगर कहाँ जाए, कांच से वायु में जाए, तो हम लिख सकते हैं GNA। तो अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या बनेगा? तब स्नेल के नियम से साइन आर अपान साइन आई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, 1 और 2 का गुणा कर दे रहे हैं। देखो ANG गुणे GNA बराबर साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आई कट गया, साइन आर, यानी आया क्या? ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। तो अब देखो GNA को हम लिख सकते हैं 1/ANG। आ गया ना? GNA इज इक्वल टू ANG। क्यों बना? हमेशा हम लेंगे
कभी भी अपवर्तनांक लेंगे तो y के सापेक्ष लेंगे, इसलिए कांच के सापेक्ष y के अपवर्तनांक को हम y के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक बनाएंगे तो 1/ANG। अभी हमने ये प्रूव किया, ये देखो, यानी GNA बराबर 1/ANG। इसी प्रकार WN जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो हमेशा किसमें हम बदलेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, ये होगा। तो अभी हमने बताया कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, याद रखेंगे इसे। अब विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बाद दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बाद अब विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक को बताने जा रहे हैं। माध्यमों के सापेक्ष विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में, कह सकते हो विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक या श्रेणी क्रम में माध्यमों का अपवर्तनांक। अब देखो श्रेणी क्रम कैसे बना, हम बना रहे हैं चित्र। देखो विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, श्रेणी क्रम में अपवर्तनांक क्या है, ये श्रेणी क्रम दिखाया गया है। एक है पहला माध्यम वायु ले रहे हैं, दूसरा माध्यम जल ले रहे हैं, तीसरा माध्यम कांच ले रहे हैं और फिर वही माध्यम आ जाएगा वायु। तो हम देख रहे हैं ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। क्योंकि ये एकांतर कोण से ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी आर होगा। फिर ये कांच में झुका, फिर ये आर डैश हुआ, फिर ये एकांतर कोण से आर डैश, फिर वायु में आया, फिर वही कोण हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम कह सकते हैं स्नेल के नियम से, देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ये किरण विभिन्न माध्यमों में जाती है, पहले वायु से जल में, जल से कांच में, कांच से वायु में। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर स्नेल के नियम से sin I अपान sin R। फिर हम लिख सकते हैं, अब जल से कहाँ जा रही है, कांच में, तो जल से कांच में, तो WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहां से स्नेल के नियम से बनेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक sin R। अब क्या हो जाएगा, अब sin R अपान sin R डैश। अब किरण कहां से, कांच से वायु में जा रही है, तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर हम ले सकते हैं स्नेल के नियम से। अब क्या बना, sin R डैश अपान sin I। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 का गुणा करने पर समीकरण 1, 2 और 3 का गुणा करने पर, तीनों का हम गुणा कर दे, देखो क्या ANW गुणे WNG गुणे GNA
ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई। अब देखो साइन आर से साइन आर डैश से साइन आर डैश साइन आई, ये मान आया 1। यानी कह सकते हैं ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 1 ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए। अरे डब्ल्यू एन जी ये दोनों नीचे हो गए, अपान में जी एन ए। हम जानते हैं इसमें देखो डब्ल्यू एन जी को हम लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू, ये सही है, लेकिन जी एन ए है हमेशा किसके सापेक्ष होना चाहिए? वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष अभी हमने बताया, चूंकि अभी हमने बताया कि जी एन ए इज इक्वल टू 1 ए एन जी। तो हम लिख सकते हैं यहां से ए एन जी बराबर 1 जी एन ए लिख सकते हैं ना। अब यहां से हम मान रख दें तो क्या बनेगा? डब्ल्यू एन ए और डब्ल्यू एन जी करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू, अब यहाँ हम 1 जी एन ए को लिख सकते हैं ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू। ये फार्मूला हो गया। डब्ल्यू एन जी बराबर होता है वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक या श्रेणी क्रम में अपवर्तनांक हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं